आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तलब तेरे इश्क की भाग 5 रीकैप। उसने अपनी आंखों में आई नमी को जब्त करते हुए कहा तो डॉक्टर रावत थैंक यू कहते हुए उसके पास चले आए और बोले, क्या अब तुम मुझे गुनगुन के बारे में सब कुछ बताओगी? अब तो तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो ना? प्लीज़ तुम्हें उसकी मैरिड लाइफ और उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में जो भी पता है वो मुझे क्लियरली बता दो। हाँ आशना प्लीज़ बता दो ना सब। आदर्श ने रिक्वेस्टली कहा तो आशना ने उन दोनों की तरफ देखा। थोड़ी बड़ी उम्मीद से उसे घेर कर बैठे हुए थे। उन्हें ऐसे देखकर आशना ने ओके कहकर डॉक्टर रावत और आदर्श को सही पोजीशन में बैठने के लिए कहा और फिर कहना शुरू किया। अब आगे। गुंजन से मेरी मुलाकात 1 साल पहले उसकी और तेजस की मैरिज एनिवर्सरी के दिन हुई। उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरी कज़न है। इवन मुझे तो अपने ननिहाल से रिलेटिव किसी भी रिलेशन की जानकारी नहीं थी। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने अपने माँ पापा की मर्जी के खिलाफ इंटरकास्ट मैरिज की थी। मेरे नाना नानी रहते मुंबई में थे लेकिन वो रूढ़िवादी विचार रखते थे। दरअसल वो कुछ साल पहले ही गांव से आकर मुंबई में बसे थे तो अपनी परंपरा और संस्कृति को कैसे पीछे छोड़ सकते थे। वो भी रहते भले ही शहर में थे लेकिन उनका रहन सहन ग्रामवासी जैसा ही था। उन्होंने अपनी सभी बच्चों की परवरिश भी ऐसे ही की थी। लेकिन उनके बच्चे छवि, कविता और गोपाल तीनों स्कूल, कॉलेज और वहाँ की सोसाइटी के कारण शहरी परिवेश अपना चुके थे। नाना नानी के रोक टोक के बावजूद वह आधुनिकता को अपना चुके थे और उसी बीच छवि मिश्रा यानी मेरी माँ को अपने क्लासमेट कुलदीप सक्सेना से प्यार हो गया। वो जानती थी उनके माँ पापा उनके रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने उन्हें बताकर मनाने की कोशिश की मगर वो नहीं माने। बल्कि उन्होंने ये जानने के बाद उनकी स्टडी बंद करवा दी और उन्हें शादी के लिए फोर्स करने लगे। माँ ने कई बार कोशिश की उन्हें मनाने की मगर वो नहीं माने, तो उन्होंने आखिर में उनके खिलाफ जाकर पापा से कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद नाना नानी ने माँ से सारे रिश्ते तोड़ लिए। पापा ने भी अपनी फैमिली के खिलाफ शादी की थी तो उन्हीं की भी फैमिली ने माँ को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए माँ पापा मुंबई छोड़कर यहाँ नासिक में रहने आ गए। हालांकि मेरे और मेरे छोटे भाई के जन्म के बाद दादा दादी ने माँ पापा को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन नाना नानी ने कभी माँ को माफ़ नहीं किया। फिलहाल वो अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी मर्जी से शादी करने की सज़ा माँ ने अपने सभी रिश्ते को खो दिया था। उन्होंने कई बार मौसी और मामा से मिलने की कोशिश की थी मगर उन्होंने भी माँ को इसलिए माफ़ नहीं किया क्योंकि माँ की वजह से उन पर फाउंडेशन लग चुकी थी। कविता मौसी की स्टडी कंप्लीट होने से पहले ही उनकी शादी किसी गांव में कर दी गई थी और मामा को घर की दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी तकरीबन 20-22 साल तक माँ ने उन सब से कांटेक्ट नहीं रखा। लेकिन नाना नानी के डेथ हो जाने पर जब माँ अपने घर गई तब मामा और उनकी फैमिली ने उनसे अच्छे से बात की थी। उस दिन मामा और माँ के बीच सारे गिले शिकवे मिट गए थे। माँ ने उस वक्त कविता मौसी से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की लेकिन वो उनसे बात करने को तैयार नहीं थी। वो माँ को उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ब्लेम कर रही थी। उनका कहना था माँ की वजह से उनकी शादी नाना ने जल्दबाजी में की, एक ऐसी जगह कर दी जहाँ वो खुश नहीं थी, बस समझौते की ज़िंदगी काट रही थी। इंटर्नशिप के दौरान जब मैं 2 दिन के लिए घर पर आई हुई थी उस वक्त हमारे घर के सामने रहने वाले तेजस की मैरिज एनिवर्सरी थी। माँ वहाँ इनवाइटेड थी, उन्होंने मुझे भी चलने के लिए कहा था। उन्होंने बताया तेजस कुछ महीने पहले यहाँ अपनी फैमिली के साथ सेटल हुआ है। एग्ज़ाम के बाद हॉलीडेज़ में मैं पिछले महीने जब घर आई थी तो वो सामने वाले मकान में अकेले रहता था। सुबह शाम आते जाते वक्त मुझे कभी कभी दिख जाता था। पेशे से इंजीनियर था मगर करता कुछ और था। उसकी पर्सनालिटी भी ठीक थी लेकिन मुझे वो फ्लर्टी टाइप का लगता था, इसलिए मैं अक्सर उसके सामने जाने से बचा करती थी। मुझे तो पता ही नहीं था वो शादीशुदा है। माँ ने बताया तो पता चला। उस दिन माँ मुझे ज़बरदस्ती उसके घर ले गई। पहले तो मैं नहीं जाना चाहती थी लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने माँ को थैंक यू बोला क्योंकि वहाँ पर ही मुझे मेरी मौसी और कज़न सिस्टर मिली। बचपन में अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए खो देने के बाद से मुझे इस बात का बहुत दुख होता था कि मेरा कोई कज़न नहीं है, ना ही कोई रिलेटिव। दादा दादी की डेथ के बाद पापा चाचा चाची के घर बहुत कम आते जाते थे, इसीलिए उनके बच्चे से मेरे कांटेक्ट नहीं थे। मगर उस दिन गुंजन से मिलने के बाद मैं बहुत खुश हुई थी। कविता मौसी और मनोज अंकल गुंजन के एनिवर्सरी में आए थे। माँ और मौसी ने एक दूसरे को पहचान लिया था मगर माँ उनसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इतने दिनों बाद मौसी को देखने के बाद वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। उन्हें उस तरह देखकर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया वो उनकी छोटी बहन कविता है और मेरी मौसी हैं। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो भी हमें देखकर काफ़ी इमोशनल हो रही थी। पहले कुछ टाइम दोनों एक दूसरे की तरफ देखती रही, फिर अचानक दोनों आगे बढ़कर एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ी। उस दिन पता चला तेजस की वाइफ उनकी बेटी है जिसका नाम गुंजन है। उसी दिन हम एक दूसरे से मिले थे। वो मुझे काफ़ी स्वीट और इनोसेंट लग रही थी। मैं उससे मिलकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। वो भी मुझे मिलकर बहुत खुश हुई थी।
हम सामने ही रहते थे, ये जानकर वो इमोशनल हो गई थी। वो कह रही थी माँ पापा गाँव में रहते हैं, इसीलिए वो तो ना उनसे मिलने आ पाते हैं, ना ही वो उनसे मिलने जा पाती हैं। पहले मुंबई और फिर नासिक दोनों गाँव से काफ़ी दूरी पर है, इसीलिए महीनों तक वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते। तेजस सुबह शाम काम पर चले जाते हैं तो खुद को बहुत अकेला महसूस करती हैं। मगर अब जब उसे पता चल गया है हम सामने रहते हैं, तो वो हमारे घर और हम उसके घर आया जाया करेंगे। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। माँ और मौसी आपस में बातें कर रही थी और उन बातों के जरिए तेजस के बारे में पता चला। तेजस पहले मुंबई में इंजीनियर की पोस्ट पर था, मगर गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट में करप्शन करने की वजह से उसे और उसके जैसे करप्ट लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया था। हालांकि उसने काफ़ी पैसे खर्च करके खुद पर लगे इल्ज़ाम से निजात पा ली थी, लेकिन उसकी इमेज काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मुंबई से नासिक शिफ्ट हो गया था। नासिक में शिफ्ट हो जाने के बाद उसने कोई जॉब ज्वाइन नहीं की, बजाय एक पब ओपन करवाया था, जिसका ऑनर वो खुद था। उस दिन बातों के दौरान माँ ने मौसी की मैरिड लाइफ के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, नाना ने उनकी शादी जिस परिवार में की थी वो काफ़ी रूढ़िवादी विचार के लोग हैं। वो अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्हें उनके सास ससुर के साथ गांव में रहना पड़ता था, जहां पूरे घर के कामों की जिम्मेदारी उन्हें अकेले निभानी पड़ती थी। पीसीओडी के प्रॉब्लम की वजह से उन्हें प्रेगनेंसी में काफ़ी दिक्कत होती थी। उनका बार बार मिसकैरेज हो जाता था और वो माँ नहीं बन पा रही थी, जिसके लिए उन्हें अपने सास से हमेशा ताने मिलते थे। उनके पति यानी कि मनोज अंकल वो अपनी ड्यूटी की वजह से शहर में रहते थे। गांव में वो बस कभी कभी आते थे। मौसी उनके साथ रहना चाहती थी, मगर उनके सास ससुर उन्हें भेजने के लिए तैयार नहीं होते थे। जब कभी मौसी अंकल से जिद करती तो उनके माँ पापा हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें गांव में रहने के लिए मजबूर कर देते थे, और अंकल एक आदर्श बेटे की तरह उनकी हर बात मान जाते थे। एक दूसरे के साथ ना रह पाने की वजह से मौसी और अंकल के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। उनका रिश्ता महज समझौते पर ही टिका हुआ था। गांव में मौजूद रूढ़ी और प्रथाओं के बीच उनका दम घुटता था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सबकी आदत हो गई थी। गुंजन के जन्म के कई साल बाद जब वो गोरखपुर शिफ्ट हुई, तब उन्हें महसूस हुआ कि वास्तव में उनका भी अपना वजूद है, जिसे वो सबके बीच दफन करती आ रही थी। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ सहा था, वो नहीं चाहती थी गुंजन भी वैसी लाइफ जिए, मगर गुंजन के पापा और दादाजी के आगे उनके फैसले की कोई अहमियत नहीं रह जाती थी। वो जैसा चाहते थे वैसा ही करते थे। गुंजन डॉक्टर बनना चाहती थी, उसने एमबीबीएस करना चाहा था, जिसके लिए उसे घर से बाहर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता और हॉस्टल में रहना पड़ता, जो कि उसके दादाजी को मंजूर नहीं था। और एक आदर्श बेटा होने के नाते गुंजन के पापा अपने पिताजी के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। लेकिन गुंजन की जिद की वजह से वो उससे एनएम का कोर्स कराने के लिए मान गए थे। उसी बीच दादाजी की अचानक तबीयत खराब होने लगी थी, तो उन्होंने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया। वो चाहते थे वो अपने पोता पोतियों की शादी देखने के बाद दुनिया को अलविदा कहें, क्योंकि वो अपने चाचा चाची के बच्चों से बड़ी थी, इसीलिए सबसे पहले उसकी शादी तय कर दी गई। उसने एएनएम का कोर्स लगभग कंप्लीट कर लिया था, बस इंटर्नशिप करना था, मगर उससे पहले ही उसकी शादी हो गई। वो तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन मौसी उसकी शादी के खिलाफ नहीं थी। उनका सोचना था तेजस शहरी परिवेश में पला बड़ा है, वो गुंजन को बंदिशों में नहीं रखेगा। वो पढ़ना चाहती है, ये जानने के बाद वो उसकी आगे की स्टडी कंप्लीट करवाएगा, उसे और उसके सपनों को सपोर्ट करेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बता रही थी गुंजन तेजस के साथ खुश नहीं है। वो बार बार कॉल करके कहती है उसे तेजस के साथ नहीं रहना। वो जब भी उससे बात करती है बहुत ज़्यादा रोती है और वजह पूछने पर कुछ बताती ही नहीं, बस कहती है हमें यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ आए और हमें ले जाएं यहाँ से, वरना हम मर जाएंगे यहाँ पर। उसके इस तरह बात करने पर अंकल और मौसी जब तेजस और उसके माँ पापा से बात करते तो वो कहते थे वो शहरी परिवेश में ढल नहीं पा रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, इसीलिए आप लोगों को याद करके रोने लगती है, लेकिन धीरे धीरे संभल जाएगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। मौसी को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता था, उन्हें लगता था ज़रूर कोई बात होगी जिससे वो तकलीफ में हैं। कॉल पर वो कुछ बताती नहीं थी और गाँव से यहाँ आना आसान नहीं था, मगर उन्होंने सब कुछ जानने के लिए तेजस के घर आने का फैसला किया। वो एनिवर्सरी में शामिल होने की वजह से नहीं, बल्कि गुंजन से मिलकर सच जानने आई थी। 4 दिन हो गए थे उन्हें उसके घर आए हुए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया था। अगले दिन उन्हें गांव वापस जाना था। उन्होंने माँ से रिक्वेस्ट की थी कि वो तेजस और उसकी फैमिली पर नज़र रखे और गुंजन का हालचाल लेती रहे, जिससे सच का पता चल सके। उनके जाने से पहले माँ ने उन्हें ये कहकर दिलासा दिया था कि अब से गुंजन बिल्कुल आशना की तरह मेरी बेटी है, उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी और जो कुछ भी पता चलेगा तो मैं सबसे पहले बताऊंगी। तुम फिक्र मत करो, अब वो अकेली नहीं है, उसकी मौसी है उसके साथ। माँ के इतना कहने के बाद मौसी को यकीन हो गया था कि सच जल्द ही पता चल जाएगा। उसके बारे में जानने के बाद मैं भी उसके पास रहना चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी इंटर्नशिप के लिए नासिक से दिल्ली वापस आना पड़ा था। इस बीच में माँ से उसके बारे में अक्सर पूछती रहती थी, लेकिन वो कुछ बताती नहीं थी। सब ठीक है कहकर बात टाल देती थी।
मुझे कुछ डाउट होता था, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल होने की वजह से उस वक्त मैं इंटर्नशिप छोड़कर नासिक नहीं जा सकती थी। वैसे भी बस 2 महीने बाकी थे इंटर्नशिप कंप्लीट होने में, इसीलिए मैं 2 महीने बाद नासिक वापस गई। अपने घर आते ही मैं सबसे पहले उससे मिलने गई थी। मैं उससे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसकी हालत देखने के बाद मैं बिल्कुल हैरान थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा जिस गुंजन से मैं मिली थी वो तो ये है ही नहीं। उसे देखकर लगा जैसे कि महीनों से बीमार है वो। उसके हालात इतनी ख़राब थे कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, और हैरत की बात थी कि उसके साथ उस वक्त उसकी देखभाल के लिए घर पर कोई मौजूद नहीं था। उसे उस हाल में देखकर सबसे पहले मुझे माँ पर गुस्सा आ रहा था। वो हमेशा सब कुछ ठीक है कहती थी और सिचुएशन जैसी थी उस हिसाब से वो मुझसे झूठ बोलती आ रही थी। फिलहाल मुझे सबसे पहले उसकी कंडीशन सही करनी थी। वो मुझे देखते ही छोटे बच्चों की तरह रोते हुए लिपट गई थी। उस वक्त मैंने सबसे पहले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ जाँच के बाद पता चला लगभग 15 दिनों से उसे बुखार था और टाइफाइड के नॉर्मल लक्षण थे। उसे वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसका प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ रहा था। बच्चे पर असर पड़ रहा है मतलब गुंजन प्रेग्नेंट है। जानकारी में बहुत खुश हो गई थी, लेकिन उसकी कंडीशन की वजह से खुशी जाहिर नहीं कर पा रही थी। पूरे 2 दिन बाद उसकी कंडीशन कुछ बेहतर हुई। उस बीच मैंने माँ से कोई बात ही नहीं की। उन्होंने बताया भी कि वो 2 हफ्ते पहले पापा के साथ चाचा चाची के पास चली गई थी, लेकिन मैं कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी और ना ही गुंजन से कुछ पता कर पा रही थी। वैसे भी वो कुछ बता पाने की हालत में नहीं थी, लेकिन 4 दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाने पर जब मैं उसे अपने घर लाई तो मैंने कुछ पूछना शुरू किया। पहले तो वो बस रोए जा रही थी, फिर काफ़ी मुश्किल से उसने बताना शुरू किया। उसने बताया 2 हफ्ते से उसे बुखार था और काफ़ी वीकनेस भी फील हो रही थी, मगर ना तो वो डॉक्टर के पास गई थी, ना ही उससे कोई मेडिसिन ली थी। ऐसा उसने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी। वो प्रेग्नेंट थी और तेजस को बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए वो गुंजन को अबॉर्शन करवाने के लिए फोर्स कर रहा था, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तेजस कहीं डॉक्टर के पास ले जाकर धोखे से उसका अबॉर्शन न करवा दे, इस डर से वो उसके साथ डॉक्टर के पास नहीं गई और ना ही उसने कोई मेडिसिन ली। उसने बताया कि तेजस पहले एक बार धोखे से उसके साथ ऐसा कर चुका है और एक बार गलती से एक्सपायर मेडिसिन खा लेने की वजह से उसने खुद अपना बच्चा खो दिया था। इसी डर से वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो माँ बनना चाहती थी, मगर तेजस भी बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, जबकि उसकी माँ पापा अपने पोता पोतियों की ख्वाहिश कर रहे थे और उसकी माँ तो उसको ताने भी मारती रहती थी। अगर वो लोग उस वक्त उसके पास होते तो शायद तेजस उसे ऐसे फोर्स नहीं कर पाता, लेकिन वो लोग 2 महीने पहले ही गांव चले गए थे। तेजस के अलावा उनका एक और बेटा था जो गांव में रहता था, इसीलिए उसके पास माँ पापा कुछ महीने में अपने दूसरे बेटे के साथ कुछ महीने तेजस के साथ रहते थे। ये सब जानने के बाद मैंने गुंजन को डांटते हुए कहा, अगर ऐसी बात थी तो मेरी माँ के साथ चली जाती डॉक्टर के पास। इस तरह करके तुम्हें लगता है तुम अपने बच्चे को बचा पाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इस तरह की कंडीशन में इलाज ना करवाने की वजह से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे दोनों की जान जा सकती थी। हाँ, तो जान चली जाती तो ही बेहतर होता। वैसे भी अब जीना कौन चाहता है? वो बोलते हुए रोने लगी। क्या बात है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखो, मैं तेजस को समझाऊंगी, वो मान जाएगा बच्चे के लिए। प्लीज़ तुम ऐसी बातें मत करो और रो मत। तुम इस तरह स्ट्रेस लोगी तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। वो नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। हमें उनके साथ रहना ही नहीं है। क्या हुआ है गुंजन, कोई बात है क्या? बताओ मुझे। और तेजस है कहाँ? 4 दिन हो गए, उसे एक बार भी तुम्हारा ख्याल नहीं आया, घर भी नहीं आ रहा। तुम्हारा और उसका रिलेशन ठीक तो है ना? और अगर तुम्हारी हालत इतनी ख़राब थी तो तुमने अपनी माँ के पास या किसी और के पास कॉल क्यों नहीं किया? जब तेजस उसके पास फ़ोन करेगा तब न जा पाएगी वो किसी के पास कॉल। माँ ने जैसे ही ये बात कही मैं समझ गई बात सिर्फ अबॉर्शन की नहीं बल्कि कुछ और प्रॉब्लम भी है। मैंने उसी वक्त माँ और उससे सब कुछ सच बताने के लिए कहा तो वह बिल्कुल खामोश हो गई, लेकिन माँ मुझे तेजस और उसकी फैमिली के बारे में सब बता रही थी। उन्होंने बताया कविता मौसी के कहने पर वो गुंजन के घर अक्सर उससे मिलने और उसके बारे में जानने के लिए तेजस के घर जाया करती थी। उस दौरान उन्होंने नोटिस किया वो उन सब के साथ खुश नहीं है। वो उन सब के बीच हमेशा डरी सहमी सी रहती है। उसकी सास और तेजस का रवैया भी उसके साथ ठीक नहीं था। माँ जब उससे पूछती तो वो कुछ बताती भी नहीं थी। उस बीच एक दिन माँ ने जब उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान देखे तो उन्होंने उसे डांटते और समझाते हुए सब बताने के लिए कहा। उस दिन उसने बताया तेजस कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आता और उससे इंटीमेट होने के लिए फोर्स करता। जब वो इनकार कर देती तो उसे बेरहमी से मारता। उस दिन भी वही हुआ था और यह सिलसिला शादी के कुछ महीनों बाद से ही शुरू हुआ था। पहले तेजस कभी कभी नॉर्मल ड्रिंक करता था, लेकिन जब से उसे क्लब चलाना शुरू किया था तब से वो अक्सर ओवर ड्रिंक करके घर आता था। उसके माँ पापा भी उसकी हरकत से परेशान थे। उनके समझाने पर वो 1-2 हफ्ते शांत रहता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही सब शुरू कर देता। और जब उसके माँ पापा गांव चले जाते तब उसे और छूट मिल जाती ये सब करने की।
माँ को जब ये सब पता चला तो उन्होंने तेजस और उसके माँ पापा को समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने समझाने की बजाय बहस करना शुरू कर दिया। बात गुंजन के घर तक पहुंची। तेजस और उसके माँ पापा ने उसकी शिकायत करते हुए कहा, गुंजन उनके घर की बुराइयां बाहर वालों से करती है, वो झूठ पर इल्ज़ाम लगाती है। कविता मौसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और उन्होंने कहा, वो किसी बाहर वाले से कुछ नहीं कह रही, ना ही वो कोई झूठ बोल रही है। जिससे उसने सब कुछ शेयर किया है वो सगी बहन है मेरी। वो अपनी मौसी से तो सब कुछ शेयर कर रही है जो आप लोग उसके साथ करते हैं, इसीलिए आप मेरी बेटी के खिलाफ झूठ बोलना बंद कीजिए। मौसी की इन बातों को सुनकर वो लोग और भड़क गए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें लगता है हम तुम्हारी बेटी पर सितम करते हैं तो आओ और आकर ले जाओ अपने घर। हमें नहीं रखना ऐसे घर से रिश्ता जिनकी यहाँ की बहन बेटियाँ दूसरों के घर की बुराइयाँ करती फिरती हैं। अरे, जिनके यहाँ की लड़कियाँ इंटरकास्ट मैरिज कर सकती हैं, वो लोग कितने एडवांस होंगे पता है हमें। ऐसे घर की लड़कियाँ क्यों घर के काम काज संभालना चाहेंगी? उन्हें तो फ्रीडम चाहिए होगा, पढ़ना है, जॉब करना है, घूमना फिरना है, यही सब करना है इन्हें। तो ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से और जो करना है कीजिए। उस दिन बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई थी जो कुछ मैटर भी नहीं करता था। तेजस की माँ पापा ने वो सब भी कहा और उनके सब बीच में मेरी माँ पर भी उंगलियाँ उठाई गई। एक लंबे बहस का नतीजा ये निकला कि बातचीत करके मामले को सुलझाया जाए। फिर बातचीत के बाद फैसला हुआ कि गुंजन और तेजस का रिश्ता इस तरह खत्म करना सही नहीं है, इसीलिए गुंजन को उसके साथ ही रहना होगा। तेजस के घर वाले मान गए, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी कि वो माँ से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो नहीं चाहते माँ उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। उनकी ये कंडीशन जानने के बाद मनोज अंकल ने उनसे कहा, वो खुद ही अपने माँ पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने वाली लड़की से किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहते, इसीलिए वो बेफिक्र रहें। वो मेरे मौसा हैं, लेकिन मैं उन्हें अंकल कहती हूँ। वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, इसीलिए मैं कभी उन्हें मौसा नहीं कहती। इस समय माँ ने जब ये सुना तो उन्होंने उसी दिन से तेजस के घर आना जाना बंद कर दिया। उसके बाद वो भी फ़ोन कॉल के ज़रिए मुझे से उसके बारे में पूछा करती थी। वो भी उन्हें सब कुछ बताया करती थी। वो छुपकर माँ से बात किया करती थी, क्योंकि एक दो बार जब तेजस और उसकी सास ने उसे माँ से बात करते हुए देखा तो उसे बहुत डांट पड़ी थी। माँ नहीं चाहती थी उनकी वजह से उसका रिश्ता ख़राब हो जाए, इसीलिए उन्होंने उससे बातें करना बंद कर दिया था। और दूसरी तरफ कविता मौसी ने भी माँ से बातें करना बंद कर दी थी। मेरे जाने के 2 महीने बाद ही इतना सब कुछ हो गया था और आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सब ठीक है क्यों कहकर झूठ बोलती रही आप? सब कुछ जानने के बाद मैं माँ से सवाल किया तो उन्होंने कहा वो मुझे बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी और बताने का कोई फ़ायदा भी तो नहीं था। मुझे अगर ये बात पता चलता तो मैं वहाँ आ जाती और सबसे झगड़ने लगती, फिर बात और बढ़ जाती, इसीलिए उन्होंने मुझसे सब छुपाया। उनकी बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन जो हो चुका था उसमें और कर भी क्या सकती थी। माँ से इतना पता चलने के बाद मैंने गुंजन से उस वक्त कुछ पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि उस कंडीशन में उसको ज़्यादा स्ट्रेस देना सही नहीं था। हाँ, 1 हफ्ते बाद जब उसकी हालत पहले से और बेहतर हुई तब मैंने उससे तेजस के बारे में सब सच सच बताने के लिए कहा। 1 हफ्ता हो गए हैं, ना तो तेजस घर आया है, ना ही उसने तुम्हारे बारे में कुछ जानने की कोशिश की। तुम्हें इस कंडीशन में छोड़कर कहाँ चला गया वो? उसे तुम्हारी ज़रा भी फिक्र नहीं है। आखिर वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? नहीं है उन्हें हमारी कोई फिक्र, उन्हें तो बस खुद से मतलब है। जब से उनका पब सील हुआ है तब से वो ऐसे ही कभी कुछ दिनों के लिए तो कभी 1 हफ्ते के लिए घर से गायब हो जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कुछ नहीं बताते। उन दिनों में ना तो वो खुद कॉल करते हैं, ना ही हमारा कॉल पिक करते हैं। क्या तुमने इस बारे में उसके माँ पापा से बात की और कविता मौसी को बताया या नहीं? हमने तेजस के माँ पापा से बात की थी, मगर उन्होंने हमें ही सुना दिया। किसी काम से जाता होगा वो, क्या करें, दिन भर घर बैठा रहे, घर खर्च कहाँ से चलेगा? क्या सोचकर हमने अपने बेटे की शादी तुमसे की थी और क्या हो गया? पहले उसकी नौकरी चली गई, फिर पब सील हो गया, सारे पैसे डूब गए हमारे, और अब बेचारा वो पता नहीं कैसे कैसे पैसों का इंतज़ाम कर रहा है, तो उससे भी परेशानी है तुम्हें। उनकी बातें सुनने के बाद हमने फिर से कभी उनके पास कॉल नहीं न किया और माँ को इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो ये सब सुनती तो और परेशान हो जाती, और वैसे भी हमने अपनी सास को बताया था, और ये बात जब तेजस को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए थे। तो हर जगह मेरी शिकायतें करती फिरती हो तुम, कहकर उन्होंने हमारा फ़ोन ही छीन लिया था और तब से उन्होंने फ़ोन वापस ही नहीं किया। जब उन्हें पता चला हम प्रेग्नेंट हैं तो उन्होंने तुरंत अबॉर्शन कराने के लिए कहा। हमने इनकार किया तो वो झगड़ने लगे और फोर्स करने लगे। फिर हम भी अपनी ज़िद पर अड़े रहे तो उन्होंने हमसे बात करना ही बंद कर दिया। 1 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चलोगी अबॉर्शन के लिए या नहीं? हमने इनकार कर दिया तो फिर अब मरो ले अकेले यहीं, कहकर वो चले गए और तब से घर ही नहीं आए। गुंजन ने जो कुछ बताया उसके बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तेजस की शिकायत करने के लिए उसके माँ पापा के पास कॉल करूं या फिर कविता किसी के पास कॉल करके उसकी कंडीशन उनको बताऊं। तेजस के माँ पापा को बताकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला,
करेंगे अपने बेटे वाली ही तो मौसी, लेकिन उनकी तबीयत खराब है। ऐसे में उन्हें ये सब बताना। मैं अपनी इस सोच में उलझी हुई थी। मैं माँ से भी नाराज़ थी कि वो उसके घर पर उसे देखने क्यों नहीं गई। इस कंडीशन में वो थी, उसे कुछ भी हो सकता था। 2 दिनों से उसने पानी के सिवा कुछ खाया पिया भी नहीं था। वो बिस्तर से उतर नहीं पा रही थी, तो कैसे सब कुछ करती। मेरी शिकायत और नाराज़गी को दूर करते हुए माँ ने बताया, वो 2 हफ्ते पहले ही गाँव चली गई थी। वापस मेरे घर आने के 1 दिन पहले रात को ही आई थी। ऐसे में उन्हें कैसे उसके कंडीशन के बारे में पता होता। खैर, काफ़ी कुछ सोचने के बाद मैंने उसके बिल्कुल ठीक हो जाने तक उसे खुद के पास रखने का फ़ैसला किया। इतना सब कुछ झेलने के बाद उसे अपनेपन की बेहद ज़रूरत थी और वीकनेस की वजह से फ़िज़िकली उसकी देखभाल भी ज़रूरी थी। उसे भी मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मेरे माँ पापा को भी नहीं थी। इसीलिए हमने डिसाइड किया, जब तक कविता मौसी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई कुछ भी उन्हें नहीं बताएगा। और गुंजन तेजस के आ जाने पर तब तक भी उसके साथ नहीं रहेगी, जब तक तेजस के माँ पापा गुंजन के साथ रहने के लिए नहीं आते। हमारे फैसले से उसको कोई ऐतराज़ नहीं था। वो हमारे साथ रहने पर खुश थी। उसी बीच मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन करना था। मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था, लेकिन मेरा उसे छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं था। मेरी पहली पोस्टिंग बांद्रा में हो रही थी। माँ पापा भी नहीं चाहते थे मैं उन्हें छोड़कर जाऊँ। वैसे भी स्टडी की वजह से उनके साथ रहने की बजाय मैंने ज़्यादातर टाइम हॉस्टल में ही बिताया था। मेरा घर छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए इतनी मेहनत की थी तो ड्यूटी तो ज्वाइन करनी ही थी। इसीलिए मैं आधे अधूरे मन से जाने की तैयारी करने लगी। माँ मुझे जाने से मना कर रही थी। वो चाहती थी मैं ड्यूटी ज्वाइन करने की बजाय अपनी क्लिनिक खोल लूँ, और पापा भी यही चाहते थे कि मैं उनके पास ही रहूँ। लेकिन वो ये भी समझते थे कि हॉस्पिटल की ड्यूटी ज्वाइन करना मेरा लक्ष्य है। मैं अपना लक्ष्य भी हासिल कर लूँ और उनसे दूर भी ना जाऊँ। ये सोचकर उन्होंने मुझे इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करने का सजेशन दिया। उनकी बात मानकर जब मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे यहाँ ज्वाइन करना बेहतर लगा। इसीलिए मैंने इस हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग ले ली। स्टार्टिंग में मैं डेली घर से हॉस्पिटल अप डाउन करती थी, लेकिन कभी कभी नाइट शिफ्ट और बेवक्त ड्यूटी लग जाने की वजह से मुझे दिक्कत होने लगी थी। इसी वजह से मुझे इसी हॉस्पिटल की में स्टाफ के लिए अवेलेबल एक रूम लेना पड़ा। उसके बाद मैं डेली अप डाउन करने की जगह केवल संडे को घर जाया करती थी। मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन किए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। गुंजन की कंडीशन लगभग ठीक हो गई थी, लेकिन उसकी वीकनेस दूर होने में महीने लगने वाले थे। रविवार का दिन था, मैं घर पर ही थी। हमने आपस में बात करके सोचा कविता मौसी से बात करके उन्हें सब बता दिया जाए। मैंने गुंजन से कहा तो वो बात करे, लेकिन पहले पता करें उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक है या नहीं। उसने सहमति जताई। वो बात करने वाली ही थी कि उसी बीच तेजस हमारे घर आ पहुंचा। घर पर ताला लगाकर, तुम यहाँ बैठी हो। मैं पिछले आधे घंटे से घर के आसपास चक्कर काट रहा था। बगल वाले पड़ोसी ने बताया तुम 2 हफ्ते से घर पर ही नहीं हो। इस अनजान शहर में तुम कहाँ गई होंगी। ये सोच ही रहा था कि ख्याल आया तुम शायद यहाँ आकर टिकी होंगी, तो यहाँ चला आया और तुम सच में यहीं मिल गई। अब चलो उठो, घर चलो और ताला खोलो। उसका इस तरह बेपरवाह सा गुंजन के ऊपर धौंस जमाना मुझे खल रहा था, और गुंजन को उसे देखते ही माँ के पीछे छुपकर खड़ा होना मुझे गुस्सा दिला रहा था। उसे जिस शख्स की सोहबत में महफूज होना चाहिए था वो उसी से खौफजदा हो रही थी। ये बात ही तेजस का उसके प्रति कैसा बिहेवियर है ये जताने के लिए काफ़ी था। उस पर इस तरह उसका हमारे सामने ही उसको घूरना और आंखों में उसे वार्न करना मुझे गुंजन को उसके साथ भेजने से रोक रहा था। ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। ये लो घर की चाबी और जाओ यहाँ से। मैंने अपने गुस्से को काबू में करते हुए साधारण तरीके से कहा। क्यों नहीं जाएगी? ये वाइफ है मेरे साथ नहीं जाएगी तो क्या जिंदगी भर तुम्हारे घर रहेगी? उसने बड़ी ही बेशर्मी से मुझे घूरते हुए कहा। अच्छा, वाइफ है तो इसे इस कंडीशन में छोड़कर कहाँ गायब रहते थे इतने दिन? ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई मैसेज। पता भी है कितनी बुरी हालत हो गई थी इसकी। 2 हफ्ते से कोई खोज खबर नहीं ली तुमने इसकी। कोई फिक्र नहीं है तुम्हें अपनी वाइफ की, तो वाइफ के नाम पर हक जमाने क्यों आ गए? कोई टूर पर नहीं गया था, मैं काम से गया था, बिजी था बहुत और नहीं ध्यान रहा कॉल करने का, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसने भी तो एक बार कॉल नहीं किया। कैसे करती वो कॉल? फ़ोन तो तुम छीन कर ले गए थे अपने साथ। हाँ, तो अगल बगल में किसी दूसरे के फ़ोन से कर लेती, लेकिन नहीं, इसे तो ड्रामा करना रहता है। शुरू से ही ऐसा करती आई है ये। खैर, मुझे आज कोई ड्रामा नहीं करना। इसे बोलो चुपचाप चले मेरे साथ। घर बहुत गंदा होगा, चले और चलकर सफाई करें। तुम पागल हो गए क्या? क्या हुआ था इसे? वो अब कैसी है ये पूछने के बजाय तुम इस कंडीशन में चाहते हो वो घर चलकर तुम्हारे घर की सफाई करे? क्या हुआ था इसे? ठीक तो लग रही है, और इस कंडीशन से तुम्हारा क्या मतलब? 2 हफ्ते से बुखार था उसे, टाइफाइड से नॉर्मल लक्षण थे, ब्लड की कमी होने की वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस तरह प्रेगनेंसी में बुखार, ब्लड की कमी और वीकनेस बढ़ जाने पर जैसी कंडीशन थी, उसमें बेबी और इसकी दोनों की जान जा सकती थी, लेकिन गई तो नहीं ना। वैसे भी मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए,
तो इसे मुझसे उसकी फ़िक्र करने की उम्मीद करना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा था इसे अबॉर्शन करा ले, नहीं मान रही थी ये, इसीलिए छोड़ कर गया था इसे। सोचा था अकल ठिकाने आ जाएगी तो खुद दवा खा लेगी, लेकिन नहीं, इसे तो माँ बनने का शौक़ है, तो बने, मैं कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेने वाला। जब से शादी हुई है तब से बस झेल ही रहा हूँ। पहले इसकी पीसीओडी की प्रॉब्लम, फिर दोबारा मिसकैरेज और अब फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। इस दौरान मेरी खुशी का क्या, ज़रूरत से ज़्यादा नखरे हैं इसके। ऐसे दूर भागती मुझसे जैसे पति नहीं कोई गैर हूँ मैं। तुम्हारे रवैये की वजह से दूर भागती है वो तुमसे। पहले अपना रवैया सुधारो, फिर उस पर कोई इल्ज़ाम लगाना। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए कहा, वरना उसकी बातें सुनने के बाद तो मेरा मन किया कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। मगर माँ ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ रखा था। वो मुझे शांत रहने का इशारा कर रही थी, लेकिन जब तेजस ने गुंजन का हाथ पकड़कर उसके ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने उससे गुंजन का हाथ छुड़ाकर धक्का दे दिया, जिससे वो भड़क गया। मैंने कहा ना कि तुम्हारे साथ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, सुना तुमने? अब जाओ यहाँ से। ऐसा कैसे नहीं जाएगी वो मेरे साथ? और तुम होती कौन हो मुझे उससे ले जाने से रोकने वाली? वाइफ है ये मेरी, हर हाल में मेरे साथ जाएगी वो। गुस्से में बोलते हुए उसने एक बार फिर से उसको पकड़ने की कोशिश की तो माँ गुंजन के सामने खड़ी हो गई। लगता है उस दिन की बेइज्जती भूल गई आप। क्या कहा था आपसे मेरे ससुर ने? वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते आप लोगों से, तो फिर किस हक से तुम लोग ड्रामा कर रहे हो? हट जाओ मेरे रास्ते से और ले जाने दो मुझे इसको अपने साथ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ और ना ही हम उसे तुम्हारे साथ भेजना चाहते हैं, इसीलिए तमाशा करना बंद करो और अभी के अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। माँ ने कहते हुए उसे घर से जाने के लिए कहा, लेकिन वो जाने के बजाय माँ के पीछे खड़ी गुंजन को घूरने लगा। तमाशा तो अब होगा, बोलकर वो अपने फ़ोन पर किसी का नंबर डायल करते हुए घर से बाहर चला गया। उसके जाते गुंजन रोते हुए माँ से लिपट कर बोली, मौसी हमें नहीं जाना उनके साथ, हम नहीं रहना चाहते उनके साथ, प्लीज़ हमें उनसे बचा लीजिए। तुम रो मत मेरी बच्ची, कुछ गलत नहीं कर पाएगा वो तुम्हारे साथ, हम हैं ना, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। माँ ने उसको चुप कराते हुए मुझे उसे रूम में ले जाने का इशारा किया और खुद पापा को कॉल करने लगी। शांत हो जाओ गुंजन, और जो मैं पूछने वाली हूँ उसका बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देना। मैंने उसे बेड पर बिठाकर उसके पास बैठते कहा। मेरी बात सुनकर पहले वो हैरानी से मेरा चेहरा देखने लगी, फिर उसने पूछे कहा तो मैंने उससे पूछना शुरू किया, गुंजन क्या तुम्हारी शादी के से तेजस ज़बरदस्ती हुई है? क्या तुम उससे शादी के लिए तैयार नहीं थी? क्या तुम उसे हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाई हो? नहीं दी, ऐसी बात नहीं है, हम शादी के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि हम आगे पढ़ना चाहते थे, मगर जब हमारी शादी हो गई तो हमने सब एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन क्या? लेकिन हमें तेजस का रवैया अच्छा नहीं लगता था। वो हमें किसी कठपुतली की तरह यूज़ करने की कोशिश करते हैं। वो जो चाहते हैं अगर हम उनके लिए मना कर दें तो वो भड़क जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। कैसे मन नहीं है तुम्हारा? चुपचाप बात मान लो, वरना मुझे ज़बरदस्ती करना भी आता है। जब भी हम इंटीमेट होने से मना करते थे वो ऐसा हमारे साथ ज़बरदस्ती, गुस्से में वो इतने वाइल्ड हो जाते हैं कि कई बार वो हमें हर्ट कर देते हैं। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे वो तेजस हैं ही नहीं। पता नहीं कैसे एकदम जानवरों जैसा बिहेव करने लगते हैं। उनके ऐसा करने पर बहुत तकलीफ़ होती है हमें। कई बार दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। क्या तुमने इस बारे में कभी किसी से शिकायत नहीं की? मौसी को बताया था तुमने या नहीं? शुरुआत में किसी से शिकायत नहीं की थी हमने, हमें किसी से ये सब बताने में हिचकिचाहट ही हो रही थी। हाँ, मगर एक बार माँ को इशारा किया था तो उन्होंने कहा शादी के कुछ दिनों तक अगर सीधे तौर पर मना कर दो तो हस्बैंड नाराज़ और गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए मन ना हो तब भी मान जाना चाहिए। फिर उस दिन के बाद हमने किसी से कुछ नहीं कहा। क्या मौसी ने ऐसा कहा था तुमसे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ, वो दरअसल हमने उन्हें पूरी बात नहीं बताई थी ना। तो क्या नहीं बताई तुमने पूरी बात? हमें डर था कहीं तेजस हमें डाइवोर्स ना दे दे। क्या? और इस बात से क्यों डर लगता था तुम्हें? वो तेजस हमसे एक बात कह रहे थे, मैंने क्या सोचकर तुमसे शादी की और तुम क्या निकली? पीसीओडी की प्रॉब्लम है तुम्हें और ज़रूरत से ज़्यादा घबराती भी हो तुम। जब भी मेरा मन होता है तुम तैयार नहीं रहती, और अगर कभी मान भी गई तो मेरा साथ नहीं देती। बहुत ही बोरिंग किस्म की लड़की हो तुम, कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है तुम में, उस पर भी बहनजी टाइप बनकर रहती हो। ड्रेसिंग सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तुम में। मन तो करता है तुम्हें डाइवोर्स दे दूँ। उसने ये सब कहा तो तुमने उससे पूछा नहीं? अगर तुम उसे पसंद नहीं थी तो उसने क्या सोचकर तुमसे शादी की? पूछा था हमने, तो क्या जवाब दिया था उसने? क्यों शादी की उसने तुमसे? बहुत ही घटिया बात कही थी उन्होंने हमसे। क्या कहा था उसने? बताओ मुझे गुंजन, क्या कहा था तुमसे तेजस ने? फिर सर झुकाए बैठे गुंजन ने दोबारा पूछा। उन्होंने कहा था तुम्हें देखने के बाद ही तुम्हें पाने की तलब जाग उठी थी हम में, बस इसीलिए बिना सोचे समझे तुमसे शादी के लिए हाँ कह दी। सोचा था गांव की मासूम सी लड़की हो, जो कहूँगा मानोगी, लेकिन नहीं, तुम्हारे नखरे तो शहरों की लड़कियों से भी ज़्यादा हैं।
सोचा था अब बिना पैसे खर्च किए तुम्हारे साथ रातें रंगीन करूंगा, लेकिन तुम तो उस काबिल भी नहीं हो। बोलते हुए गुंजन का गला रूंध गया। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए मैं अपने आपा खो चुकी थी। उसने जो कहा उसे सुनकर गुस्से से मेरे दिमाग की नसें तन गई थी। एक लड़की की सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है कि उसका पार्टनर उसकी रिस्पेक्ट करे, उसके मान सम्मान को बनाए रखे, लेकिन यहाँ तो उसके लिए जो बातें तेजस ने बोली थी वो बेहद शर्मनाक थी। अपनी वाइफ के लिए ऐसा कहना मतलब उसकी नज़रों में गुंजन की कोई इज्जत ही नहीं थी। वो बस उसके लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा करने का महज एक साधन मात्र थी। तेजस की घटिया सोच जानने के बाद मन तो कर रहा था उस पर मैरिटल रेप करने की कोशिश में गुंजन को पहुंचाई गई शारीरिक चोट के तहत उस पर घरेलू हिंसा का केस करके सीधे जेल भेज दूं, लेकिन इस कदम को उठाने में मेरा कोई साथ नहीं देता और गुंजन वो इस सबसे बहुत हर्ट होती। इसीलिए मैंने ये ख्याल अपने मन से निकाल दिया। मगर अब मैं उसे तेजस के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहती। मैंने सोच लिया था मैं उससे बात करूंगी। अगर वो अपना रवैया बदलेगा तभी वो उसके साथ जाएगी, वरना चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे उसके साथ नहीं रहने दूंगी। गुंजन, आशना बाहर आओ बेटा। माँ ने हमें दोनों को बुलाया तो मैं गुंजन को लेकर रूम से बाहर आ गई। बेटा, उस तेजस ने तुम्हारे पापा के पास कॉल करके पता नहीं क्या बकवास की है। वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। हम सबसे बात करना चाहते हैं लेकिन मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, इसीलिए तुम दोनों जाओ, जाकर बात करो। माँ ने हॉल में फ़ोन लिए खड़े तेजस की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो गुंजन, बात करो अपने पापा से और उन्हें सब सच सच बताओ। देखो तुम बिल्कुल भी डरना मत, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुना तुमने? अकेली नहीं हो तुम, इसलिए डरना बिल्कुल भी मत। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले जाते हुए कहा। वो डर से काँप रही थी, लेकिन मेरी बातों से उसे हौसला ज़रूर मिल गया था। ये क्या हरकत की है तुमने गुंजन? तुम तेजस का घर छोड़कर अपनी मौसी के साथ रह रही हो? क्यों मेरी इज्जत का तमाशा बना रही हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? 1 महीने से ना तुम मेरे फ़ोन कॉल्स करने पर कोई जवाब दे रही हो, ना ही तेजस से कोई बात कर रही हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? गुंजन के हेलो बोलते ही उसके पापा उस पर बरस पड़े। उनकी गुस्से भरी बातें सुनकर वो खामोश हो गई तो वो फिर से बोले, मेरी बात सुनो। अगर किसी बात की नाराज़गी है तो आपस में बात करके मामला ख़त्म कर लो, लेकिन इस तरह अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के घर रहो मत बेटा। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और अभी के अभी तेजस के साथ घर चली जाओ। हमें नहीं जाना पापा, हमें नहीं रहना इनके साथ। वो रोते हुए बोली और कॉल डिस्कनेक्ट करके मुझे हक करके रोने लगी। उसने तेजस का फ़ोन वहीं सोफे पर फेंक दिया था, जिस पर फिर से मनोज अंकल की कॉल आ रही थी। फ़ोन रिंग होता देख तेजस ने कॉल पिक करते हुए फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो गुंजन, मेरी बात सुनो बेटा, कहाँ हो तुम? मेरी बात सुन तो रही हो ना, बोलो कुछ बेटा। मनोज अंकल की घबराई हुई सी आवाज़ आई। वो कुछ बोलने के बजाय बस रोए जा रही थी। मैं समझ चुकी थी वो अपने पापा से कुछ बता नहीं पाएगी, इसीलिए मैंने मनोज अंकल से बात की। हेलो अंकल, मैं आशना बोल रही हूँ। मैं गुंजन के सामने वाले घर में रहती हूँ। मैं उनसे ये बात नहीं बोल पा रही थी कि मैं उनकी कज़िन हूँ। जानता हूँ बेटा, तुम उसकी मौसी की बेटी हो। प्लीज़ आशना बेटा, समझाओ गुंजन को वो तेजस के साथ घर जाए। इस तरह उसका अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर पर रहना सही नहीं है। नहीं अंकल, मैं नहीं समझाऊंगी उसे, बल्कि मैं तो ये कहूँगी वो तेजस के साथ जाने के बजाय मेरे साथ मेरे घर में ही रहे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसका रिश्ता क्यों खराब करवाना चाहती हो तुम? पिछली बार तुम्हारी माँ ने भी इसी तरह की बातें करके उसके घर वालों को नाराज़ कर दिया था। अब तुम भी वही कर रही हो। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मैं एक पल के लिए डर गई थी, लेकिन मैंने अपनी बात कहना जारी रखा। अंकल, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती। मैं बस नहीं चाहती गुंजन इस कंडीशन में अकेले तेजस के साथ रहे। आप नहीं जानते पूरे 1 महीने लगे हैं उसे ठीक होने में। उसकी कंडीशन को क्या हुआ है बेटा? ऐसा क्या हुआ था जो उसे ठीक होने में 1 महीना लग गए? वो ठीक तो है ना? तेजस ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं। वो चिंतित होते हुए बोले। मैं जानती थी इसने आपको कुछ नहीं बताया होगा, लेकिन आप परेशान मत होइए अंकल, वो अब ठीक है। बस थोड़ी वीकनेस है अभी, इसीलिए केयर की ज़रूरत है। लेकिन उसे हुआ क्या था बेटा? अंकल, वो मैंने उनके सामने प्रेग्नेंट होने तेजस का उसे उस कंडीशन में अकेले छोड़कर जाने से लेकर फ़ोन छीनने और गुंजन की तबीयत खराब हो जाने वाली बात बता दी। मैंने उन्हें तेजस की ओवर ड्रिंक करके गुंजन पर हाथ उठाने और उसे अबॉर्शन के लिए फोर्स करने वाली बात भी बता दी, ताकि वो उसे तेजस के साथ भेजने के लिए ना कहें। तेजस ऐसा कुछ कर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी बच्ची अकेले इतना सब सहती रही और हम कुछ और ही समझते रहे। बोलते हुए उनका गला रूंध गया था, या शायद वो रो रहे थे। मैंने उनसे कहा, अंकल, तेजस और गुंजन के रिश्ते की ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, लेकिन हम इस तरह आपको डायरेक्ट नहीं बता सकते। आप मौसी के साथ हमारी बात करा दीजिए, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। नहीं बेटा, कविता की तबीयत अभी ठीक नहीं है। वो उस दिन हुई बहस के बाद मुझसे बात करना ही छोड़ दिया था। अभी भी वो बस हाँ हूँ में ही बात करती है। वो कहती रहती है गुंजन वहाँ खुश नहीं है, उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन मैं उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। जब से तुम्हारी माँ और कविता के बीच बातें होना बंद हुई, तब से बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगी थी। बहुत लापरवाह हो गई है। इसी का परिणाम है उन्हें ब्रेन हैमरेज हो चुका है। अभी उनकी दवा चल रही है बेटा,
लेकिन वो गुंजन से बात ना हो पाने की वजह से ना तो अपना ख्याल अच्छे से रख रही हैं, ना ही टाइम से दवा खा रही हैं। ऐसे में अगर उन्हें ये सब पता चलेगा तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अगर ऐसी बात है तो हम अभी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। इस समय आप बस उनका ख्याल रखिए, गुंजन के साथ मैं और माँ हैं। थैंक यू बेटा, और अपनी माँ से कहना हमें माफ़ कर दे। उनसे कहना वो कविता से एक बार बात करके उन्हें ये बता दे कि गुंजन ठीक है, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर है। ये जानने के बाद शायद वो लापरवाही छोड़कर अपना ख्याल रखने लगे। बेटा, मैं रोज़ रोज़ उन्हें ज़बरदस्ती दवा नहीं खिला सकता, ना ही हर वक्त उनके पास रह सकता हूँ। मुझे काम से बाहर जाना पड़ता है और उस वक्त कविता अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। तुम गुंजन से कहना वो अपनी माँ से बात करके उन्हें बता। वो नानी बनने वाली है तो वो बहुत खुश होंगी। मनोज अंकल बोलते हुए बहुत भावुक हो गए थे। अब आप परेशान मत होइए अंकल, हम लोग सब संभाल लेंगे। आप बस मौसी का ख्याल रखिए। अभी कुछ टाइम बाद माँ और गुंजन उनसे बात कर लेंगी तो वो खुद अपना ख्याल रखने लगेंगी। ठीक है बेटा, अब जैसे ही उनकी तबीयत पहले से बेहतर होगी मैं उनके साथ नासिक आ जाऊँगा। वहाँ आकर तेरे से उसके बाप पापा से बात करूँगा। अगर ठीक रहा तो गुंजन उनके साथ रहेगी, नहीं तो हम उसे अपने घर ले आएंगे। अंकल ने जैसे ये कहा, मेरी और गुंजन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उस दिन के बाद वो हमारे ही साथ रह रही थी। माँ, वो और मैं अक्सर कविता मौसी से बातें किया करते थे। मौसी नानी बनने की बात सुनकर काफ़ी खुश थी। वो भी हमारे साथ खुशी से रह रही थी। कभी कभी उसके चेहरे पर रौनक देखकर लगता था जैसे उसने किसी कैद से आज़ादी पाली हो। दूसरी तरफ तेजर, उसके माँ पापा, कुछ भी हुआ उससे बहुत भड़क गए थे। उन्होंने मनोज अंकल से काफ़ी बहस भी की थी। इतनी बहस बढ़ गई थी कि उन लोगों ने रिश्ते को ख़त्म करने की धमकी दे दी थी। गुंजन को हमारे साथ रहते हुए 1.5 महीने हो गए थे। उस दिन उसके साथ तेजस के साथ जाने से मना कर देने के बाद तेजस 1-2 बार फिर से उसे लेने जाने के लिए आया था। मैं उस वक्त ड्यूटी पर थी। माँ ने उसे मना करते हुए दोबारा घर ना आने की वार्निंग भी थी। वो ड्रिंक करके तमाशा कर रहा था। मुझे जब इस बार में पता चला तो मैंने माँ और गुंजन से कहा उसके घर के अंदर मत आने दिया करो। पापा अपने काम की वजह से बाहर रहते थे और मैं भी ड्यूटी पर रहती थी। ऐसे में उसका ओवर ड्रिंक करके घर आना सही नहीं था। माँ के मना करने के बाद उसने घर आना छोड़ दिया था, लेकिन वो अक्सर रात में ओवर ड्रिंक करके घर के बाहर शोर मचाता था। माँ और गुंजन उस पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन सोसाइटी वालों का कहना था उन्होंने कई बार उसे चोरी छुपे घर में लड़कियों को लाते देखा है। वो हर बार अलग अलग लड़कियां लेकर आता है जो रात को आती हैं, सुबह होते ही चली जाती हैं। जब मुझे ये सब पता चला तो मैं एक दिन सुबह सुबह उसके घर गई। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? शादी हो चुकी है तुम्हारी, बहुत जल्दी पापा बनने वाले हो, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत करते हो। वो कुछ ही हुआ उसके बाद तुम्हें खुद को सुधार लेना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम इस तरह की लड़कियों को अपने घर लाकर अपना घटियापन दिखा रहे हो तो भेज दो अपनी बहन को। उसके आ जाने के बाद ही लाऊंगा लड़कियों को घर। भेज देती अगर तुम सुधर गए होते, लेकिन इस तरह की लड़कियों को घर लाकर तुमने साबित कर दिया तुम कभी नहीं सुधरोगे। हाँ, नहीं बदल सकता मैं खुद को, बिकॉज आई एम ए सेक्स एडिक्ट पर्सन। सो लेकर आता हूँ लड़कियों को अपने घर पर, तुम समझने की कोशिश करो। भेज दो गुंजन को मेरे पास, मैं नहीं लाऊंगा फिर किसी लड़की को अपने घर, बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं उसे तुम्हारे साथ तभी भेजूंगी जब तुम खुद का इलाज करवाओगे। तुम उसे सिर्फ अपनी ज़रूरत का साधन समझते हो। जिस दिन तुम उसकी अहमियत समझने लगोगे, भेज दूंगी उसे तुम्हारे घर। मैंने कहते हुए उसे समझाने की कोशिश की और वहाँ से वापस अपने घर आने लगी। अब कोई ज़रूरत नहीं है उसे भेजने की, अपने ही साथ रखना उसे, समझे तुम? कोई ज़रूरत नहीं है मुझे उसकी। बहुत जल्दी उसे डाइवोर्स देकर सारे रिश्ते खत्म कर लूँगा, फिर रखना पूरी ज़िंदगी उसे और उसके बच्चे को अपने साथ। वो चिल्लाते हुए बोल रहा था और मैं उसकी बातों को इग्नोर करते हुए घर वापस आ गई। उस दिन के बाद मैं भी यही चाहती थी कि तेजस और गुंजन का डाइवोर्स हो जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि तेजस किसी भी हाल में सुधरने वाला नहीं था। गुंजन की मासूमियत देखकर उसे उसके साथ भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैंने तो सोच भी लिया था अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहेगी तो मैं उसकी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी लूँगी और हमेशा उसके साथ रहूँगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोसाइटी वालों ने तेजस की गलत हरकतों की वजह से उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया था। जब ये खबर उसके पापा के पास पहुंची तो गांव से नासिक आ गए। कंप्लेन हाई क्लास के लोगों ने की थी। उनके पास तेजस के खिलाफ कुछ सबूत भी थे। इस वजह से उसकी बेल 15 दिन बाद हुई। उसके जेल से वापस आते ही उसके माँ पापा ने उसे गांव चलने के लिए कहा। वो हमारे घर आकर गुंजन को भी अपने साथ ले जाने की बात करने लगे। माँ ने साफ तौर से मना कर दिया। उन्होंने मनोज अंकल से हमारी बात करवाई। मैंने उनके साथ गुंजन को भेजने से मना कर दिया। वो वैसे भी प्रेगनेंसी में इतना लंबा सफ़र करना सुरक्षित नहीं था। मेरे मना करने के बाद उन लोगों ने काफ़ी देर तक मनोज अंकल से बात की। वो लोग तेजस के सुधरने का वादा करते हुए गुंजन के साथ कुछ गलत नहीं होगा कहकर उन्हें भरोसा दिला रहे थे और बार बार उसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे। उनके रिक्वेस्ट करने की वजह से अंकल ने उनकी बात मानते हुए कहा, मैं खुद आ रहा हूँ गुंजन को लेने। उसे सबसे पहले कुछ दिनों के लिए अपने घर लाऊंगा, उसके बाद उससे बात करके आपके साथ आपके घर भेजूंगा। फिर 3 दिन बाद मनोज अंकल नासिक आए, गुंजन को अपने साथ गांव ले गए। वहाँ वो लगभग 1 महीने अपने माँ पापा के साथ रही। मेरी जब भी उससे बात होती वो कहती थी वो अब तेजस के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तेजस के माँ पापा बार बार उसे अंकल और मौसी से उसे भेजने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं।
एक बार कॉल पर बात करते वक्त उसने बताया था कि तेजस ने 1-2 बार कॉल करके उससे माफ़ी मांगी है और उसके साथ कुछ गलत ना करने का वादा भी किया है, मगर फिर भी वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसे अब उसके साथ रहने से डर लगता है। उस वक्त मैंने पूछा था, अंकल और मौसी क्या कहते हैं, तो तुम उनके घर से भेजना चाहते हो? हाँ, वो कहते हैं एक मौका देना चाहिए उन्हें। ठीक है, फिर अगर तुम उन सबको एक मौका देना चाहती हो तो जाना, नहीं तो मेरे पास चली आना। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद जब उसका कॉल आया तो उसने बताया तेजस ने उसके घर आकर सबसे माफ़ी मांगी है और सब कुछ गलत ना करने का वादा भी कह रहा है। इस वजह से वो सबके कहने पर एक आखिरी मौका देने के लिए उसके साथ जा रही थी। पता नहीं क्यों, मगर तेजस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने गुंजन से हमेशा उसके फ़ोन के लोकेशन को ऑन रखने के लिए कहा और मैंने उसे समझाते हुए कहा, वो जब भी तेजस के साथ अकेली हो और उसे डर लग रहा हो तो वो किसी के पास कॉल करके फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया करे। पता है, वो जिस दिन तेजस के साथ घर से जा रही थी उसी दिन उसने मेरी एडवाइस को याद रखते हुए मेरे पास कॉल किया था, मगर ड्यूटी पर होने की वजह से मैं उसको कॉल पिक नहीं कर पाई। फिर जब मैंने फ्री होने पर शाम को उसके पास कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन कॉल नहीं लगा। जब उसका कॉल नहीं लगा तो मैंने मनोज अंकल के पास कॉल की, वो भी कॉल पिक नहीं कर रहे थे। मौसी के पास किया तो उन्होंने भी कॉल पिक नहीं किया। इस तरह सबके एक साथ कॉल पिक ना करने में मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं उस दिन हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर तुरंत घर आ गई थी। घर आते ही मैंने माँ से बात की तो उन्होंने कविता मौसी के घर के नंबर पर कॉल किया। जैसे ही कॉल पिक हुआ, माँ ने कॉल पिक करने वाले से मनोज अंकल या कविता मौसी से बात कराने के लिए कहा, तो उसने बताया घर पर उसके अलावा कोई नहीं है, सभी घर वाले हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल की बात सुनकर मैं और माँ दोनों को घबराहट होने लगी। किसी लड़के ने पिक किया था तो माँ ने उससे पूछा, बेटा कौन हो तुम और सब लोग हॉस्पिटल क्यों गए हुए हैं, क्या हुआ है बेटा? मैं मनोज अंकल के भाई का बेटा हूँ। गुंजन दी और तेजस जीजू का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए सब हॉस्पिटल गए हुए हैं। उसकी बात सुनते माँ ने घबराते हुए सबसे पहले उससे हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस पूछा। उसके बताने के बाद माँ ने उससे कहा, बेटा कोई घर पर आए तो कह देना इस नंबर पर कॉल करके बात कर ले। उसने हाँ कहा तो माँ ने कॉल एंड कर दिया। मुझे गुंजन की चिंता हो रही थी। मैं इस तरह बैठकर कॉल का वेट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने पापा से बात करके गुंजन के पास जाने का फैसला किया। माँ भी मेरे पास साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी, तो हम साथ ही में नासिक से गाँव के लिए निकल गए। एक लंबे सफ़र के बाद हम गुंजन के गांव पहुंचे। माँ को मौसी के घर का एड्रेस नहीं पता था, लेकिन गुंजन जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी उसका एड्रेस हमारे पास था, इसीलिए स्टेशन से उतरते ही हमने तुरंत हॉस्पिटल जाना सही समझा। स्टेशन से हॉस्पिटल ज़्यादा दूर ना होने के कारण हम जल्दी वहाँ पहुँच गए जहाँ गुंजन एडमिट थी। वहाँ पहुँचने पर हमें मौसी और उनके साथ एक और औरत दिखी। हमें देखते ही मौसी बेतहाशा रोने लगी। मौसी की हालत देखकर हमने उनसे कुछ भी पूछना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए मैंने उनसे कुछ ना पूछकर उनके साथ मौजूद औरत से गुंजन और तेजस की कंडीशन के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया एक्सीडेंट इतना भयानक था कि ऑन द स्पॉट तेजस की डेथ हो गई और गुंजन, उसकी कंडीशन भी काफ़ी क्रिटिकल है। पिछले 24 घंटों से वो बेहोश है। डॉक्टर का कहना है अगर कुछ घंटों में उसे होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकती है। मैंने इतना सुनते ही सब कुछ जानने के लिए डॉक्टर से मिलना चाहा। माँ को मैंने मौसी के पास रहने के लिए कहा और खुद वहाँ से मौजूद एक नर्स से बात करके मैं डॉक्टर के कैबिन में चली गई। उनके कैबिन में पहुँचते ही मैंने सबसे पहले उन्हें अपना इंट्रो दिया और उसके बाद मैंने उनसे गुंजन की कंडीशन के बारे में बताने के लिए कहा। डॉक्टर मेरे सामने गुंजन के सभी मेडिकल रिपोर्ट्स रखकर बोली, जब पेशेंट को हॉस्पिटल लाया गया उस वक्त उसके सिर के गहरे घाव से बहुत खून को रोकने के लिए हमें तुरंत सर्जरी करनी पड़ी। कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि हमने रिपोर्ट आने का वेट भी नहीं कर सकते थे। सीटी स्कैन और एक्सरे की रिपोर्ट आ जाने से पहले ही हमें पता था पेशेंट को सीरियस ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होने के कारण सर्जरी के बाद भी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल होने वाली है। फिर पेशेंट प्रेग्नेंट थी, उसकी इंजरी देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता था कि उनका मिसकैरेज हो चुका है। हमें ब्रेन सर्जरी के बाद उनका अबॉर्शन करना था, मगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चला कि उनका बच्चा एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही उनके गर्भ में मर चुका था। क्या गुंजन का मिसकैरेज हो गया था? अगर ऐसा था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? डॉक्टर की बात सुनकर मैंने हैरानगी जताते हुए खुद से कहा, मिस साइलेंट मिसकैरेज था होने के कारण पेशेंट को खुद इस बारे में पता नहीं चला होगा, वरना वो डेथ एम्ब्रियो को इस तरीके से अपने यूट्रस में नहीं रखती। फिलहाल जल्द से जल्द हमें उसके शरीर में मौजूद डेड एम्ब्रियो के अंश को निकालना होगा, वरना निकालना होगा का क्या मतलब? आपने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि इंजरी की वजह से पेशेंट का ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुका है। ब्रेन सर्जरी के दौरान हम हमारे हॉस्पिटल में मौजूद ओ नेगेटिव ब्लड यूज़ कर चुके हैं। अब आगे कुछ भी करने से पहले हमें ओ नेगेटिव ब्लड का इंतज़ाम करना पड़ेगा, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी लगभग 3-4 दिनों से डेथ एम्ब्रियो यूट्रस में रहने की वजह से पेशेंट के यूट्रस में पॉइजन फैल चुका है, इसके कारण हो सकता है हमें उनका यूट्रस निकालना पड़े। ऐसे में पेशेंट की कंडीशन भी काफ़ी क्रिटिकल हो गई है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट का बच पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे सीरियस केसेस तुरंत यहाँ से सिटी हॉस्पिटल रेफ़र कर दिए जाते हैं, मगर अगले कुछ घंटों में पेशेंट को होश नहीं आया तो हमें भी उन्हें यहाँ से रेफ़र करना होगा। डॉक्टर, अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ गुंजन को जल्द से जल्द हमारे सिटी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाए
ओके डॉक्टर आश्रम, अगर हॉस्पिटल रूल्स के मुताबिक पहले पेशेंट के गार्जियंस को और हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी, उसके बाद ही पेशेंट को यहाँ से रेफ़र किया जा सकता है। आई नो डॉक्टर, मैं गुंजन के पेरेंट्स से बात करती हूँ, उसके बाद उसे यहाँ से रेफ़र करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी आप जल्दी उसे ख़त्म कीजिएगा। डॉक्टर से बात करने के बाद मैं वापस पहुँची और माँ के पास चली आई। गुंजन को अपने हॉस्पिटल में लाने के लिए मुझे सबसे पहले अंकल से बात करनी थी। मौसी से बात करने पर पता चला वो अपने छोटे भाई के साथ तेजस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए हैं। उनके जाने तक मैंने सिटी हॉस्पिटल में हेड और फेमस सर्जन डॉक्टर काजल से बात कर ली थी। फिर अंकल की आते ही मैंने गुंजन की कंडीशन बताते हुए उनसे बात की तो वो जल्द ही मान गई। हॉस्पिटल रूल्स के मुताबिक पेशेंट को रेफ़र करने की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके मैं गुंजन को लेकर यहाँ आ गई थी। मैंने डॉक्टर काजल से उसकी कंडीशन के बारे में पहले ही बात कर ली थी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ही तैयार कर लिया था। इन सब के बीच वो कुछ मिनट के लिए होश में आई थी। उसके होश में आ जाने के बाद उसके कोमा में जाने का खतरा कम हो गया था, मगर ऑपरेशन के बाद जब वो लगभग 24 घंटों तक फिर से बेहोश रही तब हम काफ़ी डर गए थे। मगर डॉक्टर काजल की मेहनत और हम सबकी दुआओं का असर हुआ कि गुंजन फिर कुछ मिनट के लिए होश में आई। वो सबकी तरफ देखते हुए बस अपनी पलकें झपका रही थी और कुछ देर बाद ही वो फिर से बेहोश हो गई। 2-3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। बस वो कुछ मिनट की जगह कुछ घंटों के लिए होश में आती और फिर बेहोश हो जाती। उसकी इस कंडीशन से हम सब परेशान थे, मगर जब से ये सिलसिला रुका तो हमें उसकी कंडीशन में सुधार होने के आसार दिखे। हालांकि गहरे सदमे की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अपने माँ पापा को देखकर उनके कुछ पूछने पर वो उनसे बातें करने लगी थी। लेकिन उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद नहीं था। वैसे उसकी ब्रेन इंजरी को देखकर मुझे डॉक्टर काजल को पहले ही उसकी मेमोरी लॉस्ट होने का अंदाज़ा हो गया था, मगर हम बिना उसके बातें को श्योर किए नहीं हो सकते थे। उसका एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ, उसने अपने ब्रेन पर जोर डालते हुए जब ये याद करने की कोशिश की तो उसे पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए। हमने उसे समझाते हुए उसे कुछ भी सोचने और ब्रेन पर ज़्यादा प्रेशर डालने से मना कर दिया था। एक्सीडेंट के बारे में पूछने पर हमने उसे बताया था कि रोड क्रॉस करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो फिर कुछ भी ना सोचती रहती, जिससे वो रोज़ पैनिक होती। और फिर जैसे जैसे उसकी कंडीशंस बेहतर हुई उसे पैनिक अटैक्स आने कम हो गए। आशा ने बोलते हुए जब उसके अपने फ़ोन पर अलार्म की रिंग सुनी तो वो चुप हो गई और अपने फ़ोन को ऑफ़ करने लगी। फ़ोन को ऑफ़ करने के बाद उन्होंने अपने चेहरे पर मौजूद आंसुओं को साफ़ करते हुए डॉक्टर रावत की तरफ देखा तो वो बेआवाज़ रोते हुए दिखे। वहीं उनके बगल में बैठा आदर्श भी अपने आंसुओं को साफ कर रहा था। चंद्र, आशा ने डॉक्टर रावत को आवाज़ दी, मगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो आदर्श को इशारा देते हुए उससे डॉक्टर रावत को संभालने का इशारा करने लगी। जारी है। आई होप कि काफ़ी कुछ सीख मिली होगी आपको इस पार्ट से। किस किस को इस पार्ट से क्या सीख मिली शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।